गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपन पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का वो पार्ट जो अभी अपना रिमेनिंग। अभी अपन पढ़ रहे थे व्हाट आर द सैलेंट फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अपन स्पेशल फीचर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन के अपन को पढ़ रहे हैं। आज के नवे फॉर्म पहुंचे थे ये जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम, ये जो सिस्टम है पार्लियामेंट, देश में कॉन्स्टिट्यूशन में पार्लियामेंट्री सिस्टम दिया है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म। तो देखो दो प्रकार के सिस्टम होते हैं, एक होता है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ संसदीय प्रणाली का गवर्नमेंट, एक होता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अपन ने संसदीय प्रणाली का उपयोग करते हुए अपने देश के संविधान में संसदीय प्रणाली का रूप बनाया है। तो वी हैव एडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, बट इफ वी टॉक अबाउट द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, देयर इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ सिस्टम। पार्लियामेंट डायरेक्ट चुना जाता है और एग्जीक्यूटिव हेड होता है। अपने आप पार्लियामेंट को डायरेक्ट इलेक्शन किया और उसका जो हेड होता है यूनाइटेड किंगडम में वो प्राइम मिनिस्टर कहलाता है। ये डिफरेंस है। यूनाइटेड किंगडम और इंडिया में है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ सिस्टम है, इसलिए यहाँ प्रधानमंत्री पावरफुल होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी मतलब और संसद संप्रभुत्व शक्ति धारण करती है और यूनाइटेड स्टेट में अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो न्याय केंद्र की सर्वोच्चता है वो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाती है। अपन ने क्या करा है एक बैलेंस क्रिएट करा है, ये अराइव एट कॉम्प्रोमाइज, अपने कॉम्प्रोमाइज क्रिएट करके दोनों को अपने साथ लिया अपने संविधान में। वी आर गवर्न बाय द रूल ऑफ लॉ एंड जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूल ऑफ लॉ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी की बात करता है। जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द रूल ऑफ लॉ। और जो जुडिशियल रिव्यू है वो जुडिशियल सुपरविजन की बात करता है, क्योंकि यदि कोई कानून संसद बना और यदि वो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेवेंट तो यदि जुडिशियल रिव्यू का उपयोग करते हुए सुप्रीम कोर्ट को ये पावर है इंडिया में कि वो उस कानून का क्या कर सकता है, सेट कर सकता है। मतलब जुडिशियल रिव्यू की पावर जुडिशियल सुपरविजन को दर्शाती है। Thus court can determine not only the constitutionality of the law but also the procedural part of the administration. But since we have state of Bihar, state of Subhas a constitution and the power and function of every organ are defined and delimited by the constitution. अपनी क्या है written constitution है, power और function क्या distributed है। There is no question of any organ, not even parliament being sovereign. तो इस बात का प्रश्न कहीं नहीं उठता, ना कि पार्लियामेंट में भी हम प्रश्न नहीं होना चाहिए कि वो सवेरेन है, संप्रभुत्व पावर है, क्योंकि पावर क्या है डिस्ट्रीब्यूटेड है। जुडिशियल की पावर जुडिशियल के पास है, एग्जीक्यूटिव पावर एग्जीक्यूटिव हेड के हाथ में है, प्रेसिडेंट और गवर्नर, और जो लेजिस्लेटिव पावर है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटिव पावर। When the Supreme Court may declare a law passed by the Parliament under the virus and being violated of the Constitution, Supreme Parliament में भी certain restriction amend most part of it. सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकता है पार्लियामेंट के किसी कानून को अल्ट्रा वायरस हो सकता है। अल्ट्रा वायरस मतलब बियॉन्ड द लिमिट से बाहर, जो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से बाहर निकलेगा या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन से इररिलेवेंट होगा, ऐसा कानून क्या कर सकता है सुप्रीम कोर्ट अल्ट्रा वायरस घोषित कर देगा। पार्लियामेंट डिक्लेयर करने के बाद उसको सेट कर पार्लियामेंट की सोवरेनिटी ऐसी कि पार्लियामेंट सामान्य कुछ सामान्य रेस्ट्रिक्शन मतलब कुछ सामान्य अवरोधों के साथ, रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है अवरोध, तो कुछ सामान्य अवरोधों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन के अधिकतम पार्ट को अमेंडमेंट कर सकता है ना। वैसे सामान्यतः ऐसा है प्रीएम्बल को छोड़ के किसी भाग का अमेंडमेंट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये
जुडिशियल सुपरमेसी और पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी पॉइंट क्या था? एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? इलेक्शन से रिलेटेड। तो ये होता है इलेक्शन से रिलेटेड। एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है डॉक्टर अंबेडकर said एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है डॉक्टर अंबेडकर said in the Constituent Assembly that by parliament democracy we mean one man and one vote। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि पार्लियामेंट सुपरमेसी का मतलब होता है वन मैन वन वोट, एक व्यक्ति का एक ही वोट करने का अधिकार। As an act of the faith, the founding fathers decided to opt for universal adult franchise। जो अपने फाउंडिंग फादर के कॉन्स्टिट्यूशन में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की बात है कि एवरी एडल्ट इंडियन लव्ड एंड एक्सपीरियंस वंस हैविंग इक्वल वोटिंग राइट। तो उन्होंने कहा कि सभी नागरिकों को जो एज ऑफ मेजॉरिटी में 70 ईयर्स से ऊपर है उनको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज चाहिए, मतलब उनको किसी भी प्रकार के विभेद किए बिना उनको वोटिंग राइट दिया गया है ना। This was particularly remarkable because it was poverty rights। तो जो वोट का अधिकार होता है, वोटिंग राइट्स, वो एडल्ट फ्रेंचाइज कहलाता है। शर्त ये है कि आप एज ऑफ मेजॉरिटी हो मतलब 18 साल से ऊपर। शर्त ये है कि आप एज ऑफ मेजॉरिटी हो मतलब 18 साल से ऊपर। फिर उसके बाद एक स्पेशल कैरेक्टर है कॉन्स्टिट्यूशन का सेक्युलर स्टेट। फंडामेंटल राइट एट के कॉन्स्टिट्यूशन में इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जो राज्य सरकार को दिए जाते हैं। नवा स्पेशल कैरेक्टर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल ड्यूटीज। दसवा क्या है? सिटीजन। सेक्युलर स्टेट क्या होता है? तो ये कुछ बेसिक समझते हैं। सेक्युलर स्टेट क्या होता है कि डिक्लेयर्ड सेक्युलर, इंडिया हैज बीन डिक्लेयर्ड सेक्युलर स्टेट बिकॉज़ ऑफ इट्स पॉलिसी ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स एंड, है ना। भारत को एक पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित किया गया क्योंकि इसकी पॉलिसी क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स एनी रिलीजन। ये किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता और राज्यों के द्वारा भारत सरकार के द्वारा सभी कानूनों को क्या एक समान हाई स्टेट पोजीशन पर रखा गया है। और राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा और एक प्रेफरेंस और पर्टिकुलर और ना ही राज्य किसी अपना देश में धर्म को प्रेफरेंस देगा, वरीयता देगा। अपना देश में संविधान कौन सा है? सेक्युलर स्टेट को प्रोपोगेट करता है, मतलब अपना देश सेक्युलर है, पंथ निरपेक्ष है। अब आता है महत्वपूर्ण कैरेक्टर चार्टर ऑफ फंडामेंटल बाय द फंडामेंटल राइट्स incorporated in part 3 of the Constitution are the inviolable rights of the individual against this। आर्टिकल 12 से लेकर अपने कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट दिए गए हैं। These are the inviolable rights of the individual against this। राज्य के खिलाफ ये अधिकार दिए गए हैं, इन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं और ये इनवायलेबल है, इनको किसी नागरिक से छीना नहीं जा सकता। Any law or exemplary action depriving an individual citizens of his freedom, for example, can be challenged in the Supreme Court of India। ऐसा कोई भी अधिकार है, कोई भी ऐसी एग्जीक्यूटिव एक्शन या कोई भी ऐसी प्रशासनिक आदेश जो फंडामेंटल राइट्स फॉर एग्जाम्पल फ्रीडम को छीनता है,
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट चलेगा। The Constitution also laid down machinery and mechanism for the enforcement of these rights. है ना, Constitution मशीनरी और मैकेनिज्म को भी बारे में बताता है ना, तीन फंडामेंटल मौलिक अधिकारों का एनफोर्समेंट कैसे हो, प्रवर्तन कैसे हो। तो इसके बारे में संविधान बता देता है कि आर्टिकल 32 में यदि मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो मशीनरी क्या है, आर्टिकल 32 में उसका एनफोर्समेंट कराने का काम या लीगल रेमेडी जो होती है वो आर्टिकल 32 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या आर्टिकल 226 में डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट को जाएगा। यूनाइटेड स्टेट्स Constitution of fundamental right and speech in absolute terms, है ना, but there are claims है ना absolute rights है ना, परंतु ये राइट्स एब्सोल्यूट नहीं है, इनमें क्या रीजनिंग और रेस्ट्रिक्शन लगाया जाए जहाँ आवश्यकता पड़े। There can be no absolute individual right, for the rights of each individual are limited. There can be no absolute individual right, for the rights of each individual are limited, at least by similar rights of other लोगों के जो समान अधिकार अदर अन्य लोगों के उनके द्वारा इन्हीं लोगों के अधिकारों को लिमिटेड किया जाता है, सीमित किया जाता है। The Supreme Court of the United States has defined out and identified the legitimate restriction on fundamental right में, है ना, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट में जो रेस्ट्रिक्शन लगाना है लगाए जाएंगे गवर्नमेंट की तरफ से वो लेजिटिमेट है या नहीं है इसको फाइंड आउट करना रहता है। ये रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, संविधान खुद इसकी बात करता है। आप इनके प्रोविजन पढ़ेंगे, प्रोविजन पढ़ेंगे आर्टिकल के बाद जो प्रोविजन रहते हैं उसको बता देते हैं कि देयर आर सम रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन व्हिच कैन बी इम्पोज्ड ऑन द सिटीजन, मतलब एब्सोल्यूट नहीं है। फाउंडिंग फादर ऑफ डिसाइडेड टू इनकॉर्पोरेट द रेस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो मौलिक अधिकार अपने संविधान के बेहतरीन फीचर्स मौलिक अधिकार देता है। संविधान कब कहलाता है कि नागरिक को जब मौलिक अधिकार देता है तब कहलाता है कि संविधान अधिकार नहीं होंगे, शुरुआत क्योंकि यदि नागरिकों के अपने कोई अधिकार नहीं होंगे तो डिक्टेटरशिप में और डेमोक्रेसी में अधिकार दिया है। अब आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट, राज्य के नीति निर्देशक वो क्या हुआ है, the directive principle of state policy are inspired by the Irish president, are a unique feature of our state policy के वो क्या है, वो directive principle of state policy के वो क्या है, Irish presidents के द्वारा मतलब आयरिश कंट्री में जुडिशियल प्रेसिडेंट है, न्याय जो विभिन्न प्रकार के उच्चतम न्यायालयों ने उनके द्वारा न्याय किया है, आदेश दिए, निर्देश दिए, उनके द्वारा ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल अपने एडॉप्ट किया है ना, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल के रूप में राज्य सरकार को बहुत से निर्देश दिए, उनको अपने एडॉप्ट किया। मोस्ट ऑफ द सोशल इकोनॉमिक राइट्स ऑफ पीपल हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड। इसमें क्या अधिकतम लोगों के सामाजिक और आर्थिक अधिकार में समावेश किया है। Even though said it is not international and provide, these principles are expected to guide the government. यद्यपि ये प्रिंसिपल कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्सेबल नहीं होता, कोर्ट में जाके आप प्रवर्तन नहीं कर सकते। जैसे आर्टिकल 42 है, इट टॉक्स अबाउट द आर्टिकल 44 कहता है कि देयर से यूनिफॉर्म सिविल कोड है जो दैट नागरिकों को एक टेरिटरी हम भारत में समस्त नागरिकों को एक समान नागरिक संहिता लागू की जाना चाहिए, ये निर्देश है डायरेक्टिव प्रिंसिपल। लेकिन इसको अभी तक फॉलो नहीं किया राज्य सरकार है ना, क्योंकि इन्हें कोर्ट ऑफ लॉ में एनफोर्स नहीं कराया जाता। They are in the nature of ideas said by the founding fathers said by the founding fathers before the state and all the organizations of society। ये अपने फाउंडिंग फादर जो रहे संविधान निर्माता उन्होंने इसको अपने संविधान में किया है और राज्यों को प्रयास करना चाहिए कि इन उद्देश्यों की प्राप्ति जो उद्देश्य उनकी प्राप्ति राज्य सरकार है, मतलब ज्यादा से ज्यादा या अधिकतम नीति निर्देशक तत्वों को एनफोर्स करें अपनी राज्य। Greater
आज के समय में ना केवल डायरेक्ट प्रिंसिपल का महत्व बढ़ा है, ना केवल राज्य सरकारों के द्वारा बल्कि बेहतरीन अभी बेहतरीन टीचर और मौलिक कर्तव्य। अब आपने देखा होगा राइट्स एंड ड्यूटीज आर द कोड। राइट्स यहाँ होंगे, ड्यूटी